सिंगल के चेहरात है इनमें एजर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज आ रही है? बोर्ड क्लियर बेटा? रिप्लाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। सबसे पहले बेटा मेरी आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? रिप्लाई करो बेटा। हाँ तो सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो यार। ठीक है, वेल वेल वेल, ठीक है बेटा। वेल, ठीक है। चलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बेटा, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एट द पॉइंट ऑफ जेडबल एट द पॉइंट ऑफ नीट, एज अ पॉइंट ऑफ 11th। अगर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा, इक्विलिब्रियम। हालांकि इक्विलिब्रियम के दो पार्ट्स होते हैं, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार इक्विलिब्रियम, ठीक है? हाँ बेटा देखो, देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि इक्विलिब्रियम है क्या। देखो तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि देखो अपोजिंग फोर्सेस आर सेम, यानी कि अगर दो साइड से अगर फोर्स, जिसकी अपोजिंग फोर्स क्या होता है अभी पहले मैं बताता हूँ। देखो मान लो कि एक रस्सी है, आपने देखा होगा जनरली ऐसे कि एक रस्सी है, एक रस्सी को मैं अपने साइड से खींच रहा हूँ और एक दूसरा आदमी जो है पर्सन जो अपने साइड से उस रस्सी को खींच रहा है। तो एक साइड से रस्सी को मैं खींच रहा हूँ, एक साइड से रस्सी को वो खींच रहा है। अब एक साइड से वो खींच रहा है, एक से मैं, अब दोनों का अपोजिंग फोर्स इक्वल है तो रस्सी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आपने देखा होगा ऐसे जनरली आप एड वगैरह पहले, आज से बहुत साल पहले फेविकॉल का एड में दिखाता था, एक हाथी एक रस्सी को अपने साइड खींच रही है और एक हाथी दूसरी साइड से रस्सी को खींच रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब अपोजिंग फोर्स यानी कि जो फोर्स क्या इक्वल है, यानी जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही वो सामने वाला भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो अगर दोनों का फोर्स इक्वल हो गया तो क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम भी वही है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि अगर इफ अपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल, यानी कि अपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी दोनों साइड से लगने वाले अपोजिंग फोर्स अगर इक्वल है तो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर मान लो किसी साइड का अगर फोर्स, अपोजिंग फोर्स अगर कम हो गया तो ना गिर जाते हैं। बचपन में कैसे रस्सी वगैरह खींचते थे ना कि एक साइड से दो लोग उधर रस्सी पकड़े हुए हैं, तीन लोग इधर रस्सी पकड़े हुए हैं। अब जिधर साइड से रस्सी का खिंचाव ज्यादा हो गया फोर्स, वो क्या हो गया? उसके तरफ खिंचा गया और दूसरा सामने वाला क्या हो गया? वो गिर गया। ऐसा देखे होगे फोर्स। तो अगर अपोजिंग फोर्स इक्वल है तो ही क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मींस द अपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब अपोजिंग फोर्स देखो यार, हमारे पास एक वेइंग मशीन है, वेट करने वाली मशीन है, ठीक है ना? अब ये वेट करने वाली मशीन है, इसमें देखो आप यहाँ पे इसके दोनों साइड में हमने क्या किया, एक यहाँ पे पत्थर के टुकड़े को रखा है और एक यहाँ पे पत्थर के टुकड़े को रखा है, और एक ये डायग्राम हो गया फर्स्ट, और अब देखो बेटा यहाँ पे ये डायग्राम आपका हो गया सेकेंड। ये डायग्राम थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं, ये डायग्राम हो गया सेकेंड। चलो अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे पत्थर के दो टुकड़े हैं, यहाँ पे भी दो पत्थर के टुकड़े हैं। तो कहने का मतलब एक लाइन में हुआ है कि अपोजिंग फोर्स इक्वल किधर है? ए में है या बी में है? तो इसका सही आंसर मिलेगा बेटा, अपोजिंग फोर्स जो है वो ए में इक्वल है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये पत्थर का साइज बड़ा है, इस पत्थर का साइज छोटा है, लेकिन फोर्स इक्वल लग रहा है, यानी कि दोनों का वेट इक्वल है। अगर वेट के हिसाब से देखो, दोनों का वेट क्या इक्वल है, इसलिए देखो वेइंग मशीन क्या है? कांस्टेंट है, स्ट्रेट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिंग फोर्स अनइक्वल है, यानी इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इसका क्या हो गया? कम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज इन दिस पॉइंट यानी बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा, यानी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम एक लाइन बोल सकते हैं बी में इक्विलिब्रियम अटेन, यानी इक्विलिब्रियम हो ही नहीं रहा यहाँ पे, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम सबको पता चल गया कि इफ बोथ साइड्स अपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्लियर बेटा कॉन्सेप्ट? चलो बताओ यार, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो सभी रिप्लाई दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और लिख लो कॉपी में। रिप्लाई करो बेटा, अगर इक्विलिब्रियम समझ में आया कि व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम तो रिप्लाई करो जल्दी से।
किसे कहते हैं? आ गया सबको समझ में? रिप्लाई मी फास्ट। वेल, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो गाइस। वेरी गुड। ठीक है वेल, ठीक है। तो ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम तो कॉपी में लिख लो, आप लिखो, कॉपी में लिख लो। इफ opposing forces are equal in both sides, called इक्विलिब्रियम। लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो यार, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते बेटा, जल्दी से लिखो, या स्क्रीनशॉट लो आप, या लिखा हुआ हो गया तो रिप्लाई करना है यार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेल, ठीक है। चलो, तो फिलहाल तो हमने ये जान लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट्स होते हैं बेटा। तो पहला पार्ट आपका होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जानते हैं यार, दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। देखो इधर, फर्दर इक्विलिब्रियम आर क्लासिफाइड इन द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज केमिकल एंड अनदर इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, एंड देन जानेंगे आयोनिक का। इंट्रोडक्शन में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल क्या होता है पता होगा, नहीं होगा तो मैं थोड़ी देर बताऊंगा। अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रेट जो होगा रिएक्शन का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होगा। तो हम एक लाइन बोल सकते हैं कि a chemical reaction, a reaction in which the rate of forward direction reaction is equal to the backward direction, यानी कि दोनों साइड्स का रेट क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। यानी कि जिस स्पीड से यार जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक उसी स्पीड से फिर से प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनना। इन द बोर्ड्स, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट हाँ, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, अ रिएक्शन इन विच reactants form to product and products again change into the reactants। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का साइन क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन होता है ऐसा, डबल हेडेड है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो नोट कर लो यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम is defined as the rate of forward direction is equal to the backward डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शंस के रेट क्या होगा, इक्वल होगी, कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो गाइस फटाफट लिखो यार, उसके फिर बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख के रिप्लाई करो, उसके बाद फिर हालांकि अभी हम स्टडी करेंगे आयोनिक
केमिकल स्टडी करेंगे, लेकिन इसके बाद आयोनिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। तो चलो जल्दी से फटाफट लिखो, देन आगे बढ़ते हैं। लिख के रिप्लाई करो। वेल ठीक है, वेरी गुड। चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं बेटा। देखो यहाँ पे ये तो हमने समझा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हालांकि अभी हम और भी हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम ही, लेकिन मैं आपको आयोनिक के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो आयोनिक क्या होता है। देखो यहाँ पे इफ द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं आयोनिक के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझो यहाँ पे। इफ द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस थ्रू द आयोनिक कंपाउंड, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम का प्रोसेस अगर आयोनिक कंपाउंड के थ्रू हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। जिसकी एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे दिस इज CH3COH। ये क्या है, सबको पता है कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये रहा हमारा वाटर, ठीक है बेटा। तो दिस इज एसिडिक एसिड एंड दिस इज वाटर। अब एसिटिक एसिड को वाटर के साथ कराएंगे तो ये क्या देगा, ये सिंपली बनाएगा बेटा यहाँ पे क्या, तो CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। अब देखो आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यार इक्विलिब्रियम का साइन है बेटा, और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स आयंस भी फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक लाइन में नोट कर लो, इफ द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन द आयनिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। यानी कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम का प्रोसेस आयनिक कंपाउंड अटेन्ड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। लिख लो यहाँ पे, कॉपी में लिख लो, जस्ट इंट्रोडक्शन। इफ द प्रोसेस ऑफ equilibrium attained in, if the process of equilibrium attained in, if the process of equilibrium attained in ionic compound called ionic equilibrium, called ionic equilibrium। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो यार, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख के रिप्लाई करो आप। वेल ठीक, चलो ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। चलो अब पहले अभी हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, और बहुत अभी तो इसी में कई लेक्चर लेंगे, बाद में आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। लिख लो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमने समझा कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो बेटा यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम जनरली जो अटेंड होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ होता है। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। देखो तो देखो एक रिएक्शन में लिखता हूँ, देखो ये है आपका जनरल रिएक्शन में लेता हूँ, जनरल रिएक्शन।
जनरल रिएक्शन। अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं बेटा, यहाँ पे देखो दिस इज ए, और यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे पी, ठीक है। और अब देखो आप यहाँ पे ए और यहाँ पे बना रहा है पी। अब देखो एक चीज आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या है कि देखो इसमें क्या है कि ए यानी कि रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, और फिर से प्रोडक्ट से क्या बन रहा है यहाँ पे, रिएक्टेंट बन रहा है। ध्यान से देखना, यानी कि ए यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल बिकॉज अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो शॉर्ट टाइम के लिए बन रहा है, यानी फिर से प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो नीचे वाला रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए आपका रिएक्टेंट है और ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है बट प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। अब सीधी सी बात है, अब प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, तो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम वहां पे होगा, शुरू में डिफाइन मैंने किया था कि इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड एक्शन। अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम वहां पे अटेंड होगा जिसमें रिएक्शन दोनों साइड से हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड एक्शन से भी हो रहा है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन से भी हो रहा है, तो इसका इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, ऊपर वाला रिएक्शन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट, यानी ऊपर में होगा, इन विच फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन विच रिएक्शन takes place by the forward direction as well as backward direction, in which reactant change to a product and so after some time product again change to the reactant. But in the case of this reaction, reactant change to a product, correct, but product can't change to the reactant, so this is called irreversible reaction. लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल देखेंगे दोनों के कि कौन कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल है, कौन कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो यार। हो गया लिखा हुआ सबका, लिख लिए। रिप्लाई कर देना, मैसेज कर देना एक बार, हो गया लिखा हुआ सबका या ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। अब देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल है एंड जिनमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, यानी जिनमें फॉरवर्ड एक्शन बैकवर्ड एक्शन रिएक्शन नहीं पॉसिबल। देखो यहाँ पे सबसे पहला आपका हो जाएगा कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट आपका क्या है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, अब देखो यार अगर मैं कंबशन की बात करूं यहाँ पे, तो अब सीधी सी बात है, अब एक बात हो, कंबशन रिएक्शन इरिवर्सिबल है कैसे। सपोज मान लो कि हमारे पास ये कोल है और इसकी को हमने एयर में बर्न कराया, तो कोल को अगर हम एयर में बर्न कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हम लोग को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, तो कोल से हमको, कोल को जब हमने ऑक्सीजन में एयर में बर्न कराया तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड से गाइस फिर से कार्बन और ऑक्सीजन मिल सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं मिलेगा। जस्ट इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जांपल में कि कौन किस में इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, किस में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा, तो आपको ये जानना जरूरी है। दूसरा इसका एग्जांपल हो गया, देखो दिस इज CH4 गैस, everybody known as CH4 gas, methane, and methane a hydrocarbon if burned in air and form carbon dioxide plus H2O। अब देखो यार, अब सीधी सी बात है बेटा, अगर हम CH4 को ऑक्सीजन में बर्न कराएंगे यार, तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है यहाँ पे लिक्विड। अब इसके बाद क्या लगता है आप लोग को कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फिर से CH4
प्लस O2 बनाएगा, इसका आंसर होगा नहीं बनाएगा। तो बोथ रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ irreversible reaction in which reaction only takes place in one direction, in which reactants form products but products do not change to the reactants. That's all. लिख लो, फिर और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, और लिख करके एक बार रिप्लाई करना। डन, वेल, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने देखा कंबशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यार किसके बारे में, नेक्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन का। नेक्स्ट आपका है कौन सा, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी रिएक्शन, यानी कि ऑल दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, ध्यान सुनो, all those reaction in which precipitates are formed, they are an example of irreversible reaction in which reactants form product but products do not form reactants. So this is an example of kya, irreversible reaction in which only forward action reaction takes place. अब देखो यहाँ पे, this is NaCl plus AgNO3, right? अब NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, दिस इज AgCl का ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा, प्लस ये क्या देगा बेटा, तो प्लस आपका देगा NaNO3, दिस इज व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट कलर का पीपीटी आपका बन गया AgCl का, प्लस सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 1। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है किसमें पीपीटी बन रहा है किसमें, तो जिसमें पीपीटी बनेगा वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही डायरेक्शन से होगा, दोनों डायरेक्शन से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा BaSO4 प्लस CaCl2, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका BaCl2 प्लस CaSO4। देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका पीपीडी बन रहा है BaCl2 का, प्लस यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन रहा है। तो अब ये दोनों रिएक्शन या ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो सभी रिएक्शन जिसमें पीपीडी का फॉर्मेशन होगा, ऑल दोस रिएक्शन इन व्हिच पीपीडी आर फॉर्म, दे आर प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, in which reactants form product but products do not form again reactant. That's all. लिख लो बेटा, फटाफट लिखो। वेल, वेरी वेल, ठीक है। चलो दो रिएक्शन हमने देखे, और भी रिएक्शन देखते हैं। तो आज का पूरा क्लास आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। इसके अलावा मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको बताऊंगा जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है इक्विलिब्रियम का। देखो यहाँ पे, तो फिलहाल अभी इरिवर्सिबल का नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बेटा कौन सा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है, नीट का पूछा था कि क्या इसमें इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, तो नहीं अटेंड होगा, पहली बात। दूसरी बात देखो बेटा, अभी कटेगा तो दोबारा सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो देखो दिस इज CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दिस एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ NaOH and everybody know that if acid reacts with base and forms salt and water and reactions called neutralization reaction, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे this is CH3COONA, this got sodium acetate, प्लस क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा बेटा Na प्लस बनाएगा आपका H2O। अब देखो यहाँ पे ये इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, यहाँ पे दिस कंफर्म कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहे हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर के प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है।
reactants form products but products can't form again reactants, नहीं बना सकता. Well, next, this is NaOH plus HCl. तो ये क्या बनाएगा? This is NaCl प्लस क्या बनाएगा? H2O. देखो यहाँ पे, this is acid, this is base and form salt and water. Same condition here also. अब यहाँ पे भी वही हो रहा है. NaOH plus HCl मिलकर NaCl plus H2O तो बना रहा है, but NaCl and H2O again combine together and don't form NaOH plus HCl. So both are an example of irreversible reaction in which equilibrium attained in the only one direction. That's all. लिख के रिप्लाई करो. Well, ठीक है. चलो गाइस, लास्ट एक रिएक्शन है इरिवर्सिबल का, तो आप देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे, अब है आपका नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें हम, तो देखो सबने पता है, ऑलरेडी मैंने मोल कॉन्सेंट्रेट पढ़ाया था रिडॉक्स के बारे में. तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. तो रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है. देखो कैसे. सपोज वी हैव एग्जांपल नंबर 1 में लेता हूं, MnO4 minus gives Fe2 plus, MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3 plus. ठीक है. दूसरा एग्जांपल आप ले लो, तो Cr2O7 2 minus Cr2O7 2 minus plus Sn2 plus. या चलो मैं यहाँ पे Hg लेता हूँ, मर्क्यूरी. Hg plus गिव Cr3 plus plus Hg2 plus. ठीक है. अब इन दोनों रिएक्शन में देखो, दोनों रिएक्शन आपके क्या इरिवर्सिबल के परफेक्ट एग्जांपल है. देखो यहाँ पे मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. और यहाँ पे आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब देखो, अब मैग्नीज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है. अब एक बात बताओ, क्या फिर से आयरन यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, मैग्नीज ऑक्सीडाइज होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. यानी कि ये रिएक्शन ओवरऑल क्या है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या आपका एक ही डायरेक्शन होगा. अगर एक बार मैग्नीज अगर रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस ही हो जाएगा. अगर आयरन एक बार ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीडाइज ही रहेगा, फिर से वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा. तो ये चीज ध्यान रखना रिडॉक्स रिएक्शन में. अब इस तरह से इस वाले एग्जांपल को हम देखते हैं, तो दिस इज Cr2O7 2 minus plus Hg2 plus. Hg plus gives H2 plus. Chromium to chromium and here mercury to mercury. तो यहाँ पे क्या है, +6 है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकाल के चेक करोगे, यहाँ पे क्या है आपका +3 है. अब यहाँ पे +6 से +3 मतलब क्या होगा, दिस इज रिडक्शन, कंफर्म रिडक्शन. जबकि यहाँ पे +1 से यहाँ पे क्या बना रहा है, +2 बना रहा है. तो +1 से +2 का मतलब क्या होता है, दिस इज ऑक्सीडेशन. तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मर्क्यूरी ऑक्सीडाइज होगा, जबकि क्रोमियम यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा. तो अब ये रिएक्शन बैकवर्ड एक्शन फिर से नहीं हो पाएगा. रिएक्शन दो डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा. क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा तो क्रोमियम रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होगा, मर्क्यूरी ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज ही होगा. सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ irreversible reaction in which equilibrium can't take place. लिख लो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, लिख के रिप्लाई करो.
वेल, ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हमारे सभी स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब इन चारों रिएक्शन, इन 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को छोड़ करके जितने भी रिएक्शंस है, दे ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन रिएक्शन। चलो हम इरिवर्सिबल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि आप ये समझो कि इन चारों को छोड़ करके, इन चारों को अगर छोड़ दो तो इनको छोड़ करके बाकी जितने भी रिएक्शंस हैं, दे ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ irreversible reaction, reversible reaction. They all are an example of reversible reaction in which equilibrium attained. ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें गाइस, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स NH3। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, ध्यान से देखना। तो अब देखो आप यहाँ पे nitrogen reacts with hydrogen and form NH3, and NH3 again decompose, देखो ध्यान से देखना, N2 gas reacts with H2 and form NH3, and NH3 again decompose and change into the H2 and N2. So we can say that in this reaction the rate of forward action reaction is equal to the rate of backward action reaction. So in this reaction equilibrium will be attained. Next, this is N2 gas, बैलेंस करना इसको, आगे 2 लगा लो, यहाँ पे 3 लगा लो, ठीक है। This is N2 gas plus this is O2 gas gives NO gas, nitric oxide gas. In this reaction, like ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ही इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस reacts with oxygen gas. Nitrogen gas reacts with oxygen gas and form nitric oxide gas. Nitric oxide gas again decompose and gives O2 gas plus nitrogen gas. So this is also an example of reversible reaction in which rate of forward action reaction is equal to the rate of backward action reaction. इसका मतलब ये हो गया कि जिस रेट से आपका N2 और O2 मिलकर के NO बना रहे, ठीक उसी रेट से आपका NO डिकम्पोज होगा और N2 और O2 को देगा। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जिस रेट से आपका N2 गैस O2 गैस मिल करके NO गैस बनाएंगे, ठीक उसी रेट से NO जब डिकम्पोज होगा तो हमको नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फिर से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल देख लो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। थर्ड एग्जांपल देखो, this is sulfur dioxide gas reacts with oxygen gas and forms sulfur trioxide gas। देखो अब यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा गाइस, तो सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन से क्या बनाएगा, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे। अब जिस रेट से सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, ठीक उसी रेट से रिवर्स सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होगा, यहाँ पे साइन दे दो रिवर्सिबल का, सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होगा और फिर से क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो दिस ऑल रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन व्हिच इक्विलिब्रियम अटेन्ड एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बोथ साइड्स। लिख लो फटाफट। ठीक है, तो चलो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस जल्दी से लिख के रिप्लाई करो, देन आगे बढ़ेंगे।
वेल ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गया, चलो गाइस ये तो हो गया हमारे रिएक्शंस के थ्रू। अब हम बात करते हैं कुछ और भी जो ऐसे रिएक्शंस के बाद जो ऐसी चीजें जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं, ठीक है ना। देखो गाइस, तो अब हम बात करते हैं, देखो अब केमिकल इक्विलिब्रियम, और देखो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में ही एक पार्ट और है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिक इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं। देखो अब अपोजिंग फोर्स, देखो अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये देखो इफ अपोजिंग फोर्स, इफ अपोजिंग फोर्स takes place by the physical changes, by the physical change called physical equilibrium। अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का फिजिकल चेंजेस मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एंड इफ अगर अपोजिंग फोर्स, देखा आपने जस्ट अपोजिंग फोर्सेस, इफ अपोजिंग फोर्सेस force takes place by the chemical reaction, chemical changes लिख दो आप डायरेक्टली, chemical changes called केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो केमिकल इक्विलिब्रियम को हमें और एक दूसरे तरीके से भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। लिख लो गाइस, लिख के रिप्लाई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम फिजिकल की कुछ एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पे लिख के रिप्लाई करो। ठीक है, वेरी गुड। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब देखो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड चलो अब इसका मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा जो आपने अपनी डेली लाइफ में होते देखा होगा। आपने कभी जब ऐसा देखिए हो कभी, आप अभी आपको मिल जाएगा एग्जांपल ऐसा, आप फ्रिज को खोलो और फ्रिज में खोलोगे तो आप उसमें देखोगे कि कोई कोई पानी जो है बहुत ठंडा है रखा हुआ उसमें बॉटल, पानी का बॉटल, और कोई पानी का बॉटल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें उसमें कुछ आइस के पीसेस होंगे और वाटर भी होगा। आपने देखा होगा जनरली, बताओ कमेंट्स करो, देखे हो हाँ या ना। आप जब फ्रिज को खोलोगे तो फ्रिज को खोलने के बाद क्या होगा गाइस,
उसमें आप देखो कि अगर 2-3 बोतल है तो उसमें से एक आध बोतल ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें वाटर के साथ साथ आइस भी है उसमें, और एक बोतल ऐसा जिसमें सिर्फ वाटर है, बहुत कूल वाटर है, बहुत ठंडा वाटर है। तो बताओ ऐसा देखिए वो गाइस जिसमें वाटर के साथ साथ आइस भी है, कमेंट्स करो आप मुझे। या वेल तो आप देखिए कभी आप सोचियो कि ऐसा क्यों होता है, तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि देखो एक्चुअली में वहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आइस एंड वाटर के बीच में, ठीक है भूमिका सेफ। तो आइस एंड वाटर के बीच यानी आइस तो सॉलिड हो गया यहाँ पे और लिक्विड, यानी कि वाटर से लिक्विड यानी वाटर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में। तो वाटर एंड आइस के बीच में जब इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, तो इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद ही वो क्या होता है, वाटर जो होता है गाइस वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब आपने वहां पे देखा, क्या देखा वहां पे कि आपने देखा कि वाटर में आइस का के टुकड़े हैं या आइस जम रहा है वहां पे, और कभी कभी आप बॉटल खोल के देखो तो पूरा आइस भरा होता है, बॉटल नहीं पूरा आइस होता है। तो जहां पे आप देखो पूरा आइस है, आप ये समझना है कि उसमें पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। आप बॉटल को खोलकर देखोगे वहां फ्रिज में, देखो कहीं पूरा बॉटल जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका होता है, देखिए वहां सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर चेंज इनटू द आइस, लिक्विड वाटर चेंज इनटू द आइस, यानी कि वहां पे पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम क्या अटेंड हो गया। और यहाँ पे जहां पे आप देख रहे हो कि वाटर में आइस के पीसेस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड प्रोसेस में है, यानी वहां पे इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, जस्ट चल रहा है इक्विलिब्रियम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया, वाटर जो होगा वाइस में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो उसी को हम बोलते हैं बेटा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तभी जाकर के लिक्विड जो होता है वो आइस में कन्वर्ट होगा। दैट्स इट, आगे सबको समझ में बताओ फाइन। वेल ये हम ऐसे बोल सकते हैं, तो ये हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास आइस के कुछ पीसेस हैं, आइस के हमारे पास पीसेस हैं, ये है। अब हमारे पास जस्ट 1 मिनट वेट, अब देखो गाइस हमारे पास आइस के कुछ पीसेस हैं, और इस आइस को हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, आइस को हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं यहाँ पे। तो आइस को हीट कराएंगे, तो हीट करने के बाद बताओ आइस को जब हीट कराएंगे तो क्या होगा, वाटर में यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, ये वाटर, ये क्या है वाटर है। तो देखो आइस वाटर में हीट कराने के बाद जब कन्वर्ट होगा यानी कि अपने आप मेल्ट होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आइस चेंज इनटू द वाटर। दैट्स इट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर इक्विलिब्रियम अटेंड इन द बोथ साइड्स, यानी क्या होगा आइस चेंज इनटू द वाटर, एंड इफ, अब देखो आप यहाँ पे अगर फिर से हम इसको कूल कराएंगे तो कूल करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से वाटर चेंज टू द आइस अगेन। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। आ गया होगा समझ में, बताओ बेटा। यानी कि दोनों साइड से आइस को जब हीट कराएंगे तो इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, तो क्या होगा मेल्ट होकर के वाटर देगा, फिर से उसको हम हीट कराएंगे यानी फिर से कूल कराएंगे तो क्या होगा, वो लिख लो, लिखते चले जाओ, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकंड बात करते हैं फिजिकल का, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम।
अब देखो गाइस, इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा। एक बात बताओ, आप पानी को गर्म करते हुए देखे होगे, पानी को गर्म होते हुए देखे होगे, तो क्या ऐसा नहीं है ना कि पानी को मैंने तुरंत आग चूल्हे पे चढ़ाया और तुरंत वाटर जो होता है वो वेपराइज होता है, ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि टेक इट टाइम, यानी कि वाटर से वाटर वेपर बनने में टाइम लगता है। तो आपने कभी सोचा है कि वाटर से वाटर वेपर बनने में टाइम क्यों लगता है। तो टाइम इसलिए लगता है कि देखो यहाँ पे वाटर से वाटर वेपर बनने में वाटर एंड वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और जब तक वो इक्विलिब्रियम कंप्लीशन नहीं होगा देन तब तक वाटर कांट चेंज टू द वाटर वेपर। यानी उन दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। देखो ये है वाटर, लिक्विड है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें वाटर रखा हुआ है, ये वाटर है, और इस वाटर को मैंने क्या कराया भाई, हीट कराया, अभी हीट कराया, और आप सबको पता है कि 373 केल्विन पे। तो जब 373 केल्विन पे जब इसको हीट कराएंगे गाइस, तो क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा वाटर वेपर। क्या बन जाएगा भाई, तो वाटर वेपर। देखो यहाँ पे ये वाटर है, और देखो ये बन गया वाटर वेपर जी, वाटर वेपर। अब देखो यहाँ पे ये वाटर वेपर बन गया, तो वाटर एंड वाटर और वाटर वेपर के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो टेक इट टाइम, यानी कि दोनों के इक्विलिब्रियम के को अटेंड करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इस कारण से यही कारण है कि आप देखोगे जब वाटर को जब हीट कराते हैं तो क्या होता है, पहले उसमें से बबल्स फॉर्म होते हैं, फिर आवाज निकलती है, एंड देन उसके बाद फिर फिर जाकर के ये आपका वाटर वेपर बनता है। अब सब चलो ये तो हो गया इधर से, अब हम बैक साइड से बात करते हैं। अब क्या होगा, वाटर वेपर है और वाटर वेपर को मैंने कूल कराया, तो कूल करने के बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म सी बात है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन इन द बोथ साइड्स। इन द फर्स्ट वाटर चेंज टू वाटर वेपर एंड वाटर वेपर अगेन चेंज टू द वाटर, दैट्स ऑल। लिख लो बेटा कॉपी में। लिख के रिप्लाई करो। वेल ठीक है, चलो गाइस आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं सॉलिड टू वेपर, थर्ड। देखो गाइस, सॉलिड टू वेपर नाम मैंने लिया तो आपके ब्रेन में दिमाग में ये चल रहा होगा सॉलिड टू वेपर, एंड दिस इज कंफर्म एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड चेंज टू द वेपर विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड, यानी कि सॉलिड जो होता है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है। तो अब सीधी सी बात है, अब देखो ये हमारे पास कैम्फर है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कैम्फर पीस है, कैम्फर है, और कैम्फर को जब हमने हीट कराया तो हीट करने के बाद क्या हो भाई, तो हीट करने के बाद क्या देगा ये, तो ये देगा भाई यहाँ पे वेपर देगा, ये वेपर प्रोड्यूस करेगा, वेपर दे रहा है, वेपर है। तो देखो अब यहाँ पे कैम्फर यानी क्या, ये सॉलिड है यार, और ये क्या यहाँ पे वेपर है, इनके बीच में क्या हो गया भाई, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैम्फर वेपर बनाएगा। और उसके बाद फिर से, ये तो हीट की बात हो गई, ये हमने हीट कराया, फिर से अगर हम मान लो कि हमने कूल कराया इसको, तो कूल करने के बाद क्या होगा, वेपर डायरेक्टली चेंज टू द सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड। तो इक्विलिब्रियम यानी कि इसमें भी टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, इसका मतलब कि सॉलिड चेंज टू वेपर आफ्टर हीटिंग एंड वेपर अगेन चेंज टू द सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड। तो द इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे गाइस इक्विलिब्रियम किसके किसी बीच अटेंड होगा, तो इक्विलिब्रियम अटेंड विद सॉलिड विद वेपर एंड वेपर टू सॉलिड, दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। सॉलिड टू वेपर
ये हीटिंग वाले प्रोसेस में हो गया। एंड वेपर टू सॉलिड ये कब हो गया? कूलिंग वाले प्रोसेस में हो गया। लिख लो जल्दी से फटाफट। लिख के रिप्लाई करो। ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे लास्ट एक और इसका फिजिकल प्रोसेस का है, सॉलिड सॉल्यूशन। देखो गाइस, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन अभी बताओ। हमारे पास ये शुगर है जी, हमारे पास शुगर है ये, और शुगर को मैंने वाटर में डाला। तो शुगर को गाइस जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? ये मिलेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो शुगर प्लस वाटर का हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया। तो अब शुगर को वाटर में डालने के बाद अब एक बताओ, क्या शुगर को हम जब वाटर में डाल दो क्या तुरंत डिजोल्व होता? नहीं। तो शुगर वाटर में डिसॉल्व होने के लिए उनके बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। इक्विलिब्रियम अटेंड विद शुगर एंड वाटर। और जब उनका इक्विलिब्रियम कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन क्या बनता है? देन आपका बन जाता है सिरप। क्या या सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ शुगर विथ वाटर। अब एक बात ध्यान रखना, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? यानी कि शुगर और वाटर को जब मिक्स किए तो क्या बन गया? शुगर प्लस वाटर। अब सपोज मान लो कि मैंने इसको हीट कराया, जो सॉल्यूशन बनाया हम हीट कराया उसको, तो हीट करने के बाद फिर से हम लोग को शुगर मिल जाएगा और वाटर वेपर भी मिलेगा, हम लोग को वाटर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जितना शुगर हमने मान लो कि हमने यहाँ पे 10 ग्राम शुगर डिजोल्व किया है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग को 10 ग्राम इधर से मिलेगा बैक साइड से, क्योंकि मोस्टली शुगर के पार्टिकल जो होंगे वो वाटर वेपर के साथ बाहर भी निकलेंगे। तो हो सकता है कि हम लोग को 2 ग्राम्स या 3 ग्राम्स हम लोग को यहाँ पे शुगर मिले। लेकिन हाँ ये बात सही है कि शुगर मिलेगा जरूर। अगर आप सॉल्यूशन को अगर आप हीट कराते हो तो हीट करने के बाद बहुत हीट कराओगे क्या होगा? वो वाटर वेपर बन के सारे निकल जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा? शुगर बच जाएगा आपका। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, ये चीज ध्यान रखना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना आपने शुगर डिसॉल्व कराया उसी अमाउंट में शुगर मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ शुगर के पार्टिकल जो होंगे आपके वाटर के साथ वेपराइज होकर बाहर निकल। बट हाँ ये बात है कि शुगर के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेंड विद शुगर एंड वाटर देन फॉर्म शुगर वाटर सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे भी क्या होगा? फिर से यहाँ पे इक्विलिब्रियम में अटेंड होगा, तो फिर से क्या होगा? फिर से शुगर प्लस वाटर दोबारा मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। तो दिस इज परफेक्टली एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। लिख लो बेटा, जल्दी से लिखो गाइस, लिख के रिप्लाई करो। ठीक है, वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखो, अब देखो यहाँ पे मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मैं और भी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है गाइस वो आपका, देखो आपने देखा होगा दूध से दही को बनते हुए। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान सुनना।
तो आपने दूध से दही को बनते हुए देखा होगा। तो दूध से दही जो बनता है वो क्या लगता है, दूध से दही को बनने में एक टाइम लगता है, हाँ या ना में आंसर देना, रिप्लाई करो गाइस। दूध से दही को बनने में कितना टाइम लगता होगा, आप कमेंट्स कर सकते हो कितना टाइम लगता होगा, सबने ये चीज देखा होगा, तो टाइम से बताओ कितना टाइम लगता होगा। अगर आपको दूध से दही बनाना होगा तो कितना टाइम लगेगा, एक मिनिमम टाइम बताना, कितने टाइम में बन सकता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितने आवर्स लगेंगे। तो इसका सही आंसर होगा मिनिमम 8 घंटे। तो 8 घंटे में दूध से दही बनेगा। तो आप कभी सोचे हो कि 8 घंटे में दूध से दही बनेगा, अगर हम 2 घंटे के बाद जाके देखेंगे तो क्या मिलेगा। सुनो मेरे बात ध्यान से, कान ला के मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला कि दूध से दही को बनने में कितना टाइम लगता है, तो दूध से दही को बनने में 8 घंटे का टाइम लगता है। तो आज 8 घंटे के बाद दूध जो होगा कंप्लीटली दही में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपने सोचा है कि 2 घंटे में क्या होगा, 3 घंटे में क्या होगा, तो 2-3 घंटे में उनमें क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा होगा। एंड एट दैट टाइम, अब वहां पे हम ना तो उसको दूध बोलेंगे और ना ही उसको दही बोलेंगे, क्योंकि ना तो वो दूध के फॉर्म में रहता है और नहीं वो दही रहता है। जैसे कि वो मैंने पहले जो आपको एग्जांपल बताया था वो वाटर और आइस वाला, तो अब वहां पे आप देखोगे तो ना तो आइस, ना तो उसको कंप्लीटली आइस कह सकते हैं ना ही कंप्लीटली वाटर कह सकते हैं, दोनों का मिक्स है। तो जब दूध से दही बन गया तो इक्विलिब्रियम कंप्लीशन हो गया वहां पे, देन वहां प्रोडक्ट बन गया। और अगर नहीं बना है तो वो क्या कहलाएगा, यानी उनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है, और जब इक्विलिब्रियम कंप्लीटली अटेंड हो जाएगा दोनों के बीच में, देन जाकर के फिर वहां पे दूध से दही का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, दूध से दही का बनना केमिकल चेंजेस है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूध से दही को बनने में टाइम लगता है, इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है बिकॉज इक्विलिब्रियम अटेंड बिटवीन बोथ मिल्क एंड कर्ड। चलो गाइज, आ गया समझ में, रिप्लाई करो बेटा एक बार फास्ट। ठीक है, वेल, चलो ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब बेटा यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। देखो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पहले मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। और चलो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लासेस रेगुलर करोगे सभी स्टूडेंट तभी समझने वाला है, क्योंकि अब जो डाउट्स रहेंगे आप मेरे से यहाँ पे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। लाइव क्लास लेने का मतलब मेरा ये है कि आप सीधा आप मेरे से कम्युनिकेट कर सको, जो डाउट्स है आप मेरे से पूछ सको, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज सकता हूँ। लेकिन लाइव क्लास लेने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि जो भी आपके डाउट्स है वो डायरेक्टली मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ कि देखो यहाँ पे अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये चीज समझो। तो गाइस पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इक्विलिब्रियम अटेंड, इक्विलिब्रियम किसमें अटेंड होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड इन अ ऑलवेज क्लोज वेसल। अब क्लोज वेसल में क्यों होगा, देखो मैं बताता हूं। अगर मान लो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इक्विलिब्रियम अटेंड इन द क्लोज वेसल, देखो यहाँ पे सबसे पहला है क्लोज वेसल। अब जैसे देखो यहाँ पे दिस इज N2 गैस reacts with H2 gas, तो N2 gas reacts with H2 gas and finally form NH3 gas, ठीक है। तो N2 गैस को H2 गैस रिएक्शन कराएंगे तो NH3 गैस बनेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब अगर मान लो कि क्लोज नहीं ओपन है, मान लो कि हमारा जो कंटेनर है वो ओपन कंटेनर है, तो अब क्या होगा, N2 से N2H2 मिलकर के NH3 बना लेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा एस्केप्ड आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब NH3 बाहर निकल जाए तो फिर से कहां से N2 प्लस H2 बना पाएगा, ये तो लॉजिकली क्वेश्चन है यार। जब आप सोचो खुद ही कि जब N2 H2 से रिएक्शन करेगा तो NH3 बना लेगा। अब NH3 अगर ओपन कंटेनर है तो पूरा का पूरा एस्केप्ड आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो गाइस कहां से फिर दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इसलिए क्लोज सिस्टम में ही, क्लोज वेसल में ही द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस होता है। तो नोट डाउन करो इसको, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। नोट करके रिप्लाई करो।
लिखा हो गया तो रिप्लाई कर दो एक बार। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, देखो गाइस, देखो इन द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा गाइस वही कॉन्सेंट्रेशन सेम इसका होगा। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द कॉन्सेंट्रेशन टू बी कांस्टेंट, वी कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। नोट डाउन करो इसको भी आप। हाँ नोट डाउन करो, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया लिखा हुआ, रिप्लाई करो बेटा। बाकी के इसके कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से रिप्लाई करो बेटा फटाफट। मैंने बोला कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैंने बोला कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के समय में कॉन्संट्रेशन क्या होता है, कॉन्संट्रेशन क्या होता है, दोनों साइड का इक्वल होता है, यानी कॉन्संट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू द कॉन्संट्रेशन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो कॉन्संट्रेशन आपका NH3 का होगा सेम वही कॉन्संट्रेशन आपका N2NH2 का भी होगा, दैट्स ऑल। चलो आ गई बात समझ में, तो आगे समझ में, तो सब चलो सभी स्टूडेंट फटाफट रिप्लाई कर दो यार। चलो ठीक है गाइस, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल के लेक्चर में बाकी का हम कैरेक्टरिस्टिक इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। चलो ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में। चलो ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना, आए के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय। चलो।